आज का अपना टॉपिक है, इस पार्ट का लास्ट बिंदु है। और जो बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक अपना आज का है वो ध्यान से समझे, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में आता है निबंधात्मक रूप से। निबंधात्मक प्रश्न है, हर तीसरे साल प्रश्न आता है, लगातार हर साल भी आ सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट है इस पार्ट का। और ध्यान से समझे क्योंकि सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। हो सकता है टॉपिक नया हो तुम्हारे लिए, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। सिद्धांत है और इसमें एक डायग्राम है। डायग्राम को समझते हुए वर्णनात्मक रूप से उत्तर लिखना होता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चन में निबंधात्मक रूप से आता है, 4-5 नंबर का सवाल। ध्यान से समझे इस प्रश्न को और समझने की कोशिश करें और इस प्रश्न को अच्छी तरह याद रखें। साथ ही साथ नोट्स बनाने की भी कोशिश करें। क्या है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत और कहां से आया, कब दिया, किसने दिया? सर्वप्रथम ये बातें हैं। सर्वप्रथम 1829 में थॉमस माल्थस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहली बात तो इस सिद्धांत के बारे में याद रखना है। 1829 में सर्वप्रथम थॉमस माल्थस ने, और इसके बाद इस सिद्धांत में 2-3 बार संशोधन हुए हैं। 43 में रेमस्टीन नामक विद्वान ने इस सिद्धांत में संशोधन किया था। इस सिद्धांत में संशोधन किया। फिर 1975 में पीटर हेगेट नामक विद्वान ने इसमें संशोधन किया। तो 3 बातें हैं और इतना ध्यान नहीं रहे तो आप पहली बात ध्यान नहीं रखिए कि थॉमस माल्थस ने 1829 में ये सिद्धांत दिया, संशोधन किया। इस तरह से सिद्धांत की जो बेसिक बातें हैं, 1829 में सिद्धांत माल्थस ने जनसंख्या या जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था। 1943 में एक बार इसमें संशोधन हुआ रेमस्टीन द्वारा। 1975 में दोबारा संशोधन हुआ पीटर हेगेट द्वारा। बेसिक बातें हैं सिद्धांत की जानकारी कि सिद्धांत आया कहां से। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिद्धांत है क्या। तो जो है 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार इतना आ जाता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं, तो वहां आपको 1-2 लाइन में ही इसका उत्तर लिखना होता है। ये मैं मिटा देता हूं फिलहाल। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का अर्थ बता रहा हूं मैं, और इसका अर्थ जो होता है, एक जनसंख्या की जो वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं वो इस सिद्धांत के द्वारा बताई जाती है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जो अविकसित और असभ्य समाज था, खेतीहर समाज था, प्राचीन समाज था, ग्रामीण समाज था, उस समाज का विकास होते होते आज वो औद्योगिक समाज में बदल गया, नगरीय अर्थव्यवस्था में बदल गया, शिक्षित हो गया, समझदार हो गया। तो वहां से लेकर यहाँ तक चलने पर जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर में जो परिवर्तन हुए हैं वो इस सिद्धांत के द्वारा बताए जाते हैं। फिर कह रहा हूं मैं, यहाँ एक बार समझ ले, फिर समझना। प्राचीन समाज कैसा था? अशिक्षित, खेतीहर और ग्रामीण, इस तरह का समाज था। लगभग आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले की जो अर्थव्यवस्था थी लोगों की, वो इस तरह थी। ये है प्राचीन समाज। प्राचीन समाज समय के साथ साथ विकास होता गया, समाज में बदलाव होता गया और जन्म दर और मृत्यु दर में
परिवर्तन आया। हम जानते हैं जितनी जनसंख्या वृद्धि या जन्म दर पहले थी उतनी अब नहीं है। लोग धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो समय के साथ साथ जो बदलाव आए हैं वो सिद्धांत में पढ़े जाते हैं। तो अशिक्षित खेतीहर और ग्रामीण समाज से शिक्षित नगरीय और औद्योगिक समाज, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया? पहले अशिक्षित थे, शिक्षित हो गए। पहले खेतीहर थे, अब औद्योगिक हो गए। पहले ग्रामीण थे, अब नगरीय हो गए। जो लोगों की जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदली वैसे वैसे उनमें समझ भी बदलती गई और जनसंख्या की जो वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं, जन्म दर और मृत्यु दर है, उनमें भी बदलाव होता गया। ये सिद्धांत इसी तरह से बताता है और यही से जनांगीय संक्रमण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? जनांगीय संक्रमण। जनांगीय संक्रमण लैंग्वेज के रूप में लिखें तो यही लिखना होता है, अशिक्षित खेतीहर और ग्रामीण समाज नगरीय और शिक्षित औद्योगिक समाज में बदलता है तो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं, जन्म दर और मृत्यु दर है, उनमें भी परिवर्तन होता है और यही क्या कहलाता है? जनांगीय संक्रमण कहलाता है। लैंग्वेज में इसी तरह से लिखना है, चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अशिक्षित खेतीहर और ग्रामीण समाज से अर्थव्यवस्था जब समय के साथ शिक्षित नगरीय और औद्योगिक समाज की ओर बढ़ती है तो जनसंख्या की जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन दिखाई देता है। यही जनांगीय संक्रमण सिद्धांत है। लैंग्वेज के रूप में 1-2 नंबर का क्वेश्चन छोटा आ सकता है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं, उसका अर्थ आपको ये डायग्राम बना के और ये लिखना है। फिर समझा रहा हूं मैं। प्राचीन अशिक्षित और खेतीहर समाज जो प्राचीन काल में 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो लोग थे, वहां उच्च जनसंख्या में पैदा भी ज्यादा होते थे और मरते भी ज्यादा, क्योंकि न तो जन्म दर पर नियंत्रण था और न ही मृत्यु दर पर नियंत्रण था। क्योंकि उस जमाने में चिकित्सा व्यवस्थाएं थी तो लोग बीमारियों की वजह से असामयिक मृत्यु भी ज्यादा होती थी और जन्म दर पर भी किसी प्रकार के परिवार नियोजन कार्यक्रमों का नहीं था। तो इस तरह से वो प्राचीन समाज जिसमें अशिक्षा थी, लोग खेती बाड़ी करते थे, लोग गांव में रहते थे, उसमें जन्म दर उच्च थी, मृत्यु दर भी उच्च थी। जैसे जैसे समय बदला है, लोग शिक्षित होते गए हैं, उद्योगों में काम करने लगे हैं और नगरों में रहने लगे हैं। तो इस वजह से जनसंख्या की जो वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं, जन्म दर और मृत्यु दर है, उनमें भी बदलाव देखा गया है। समय के साथ साथ जो बदलाव होते गए हैं, देशों के विकास के साथ साथ जो जन्म दर और मृत्यु दर की प्रवृत्तियां बदली है, उसे ही किसमें पढ़ते हैं? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में पढ़ते हैं।
लैंग्वेज के रूप में लिखे हैं तो अशिक्षित खेती है वो ग्रामीण समाज से, मैंने यही से अगर ये डायग्राम समझ में आएगा तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, 90 में लिखने की जरूरत नहीं है। अशिक्षित खेती है ग्रामीण समाज से अर्थव्यवस्था जब समय के साथ शिक्षित नगरीय और औद्योगिक समाज की ओर बढ़ती है तो जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन दिखाई देता है। यही जनांगीय संक्रमण सिद्धांत है। आराम से समझ में आ गया होगा और अब आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का अर्थ आपको ज्ञान होना चाहिए, चाहे तो 1 मिनट में आप नोट कर ले इसको जल्दी से। इस सिद्धांत का एक तो आपको डायग्राम बनाना है, प्रश्न आ जाए, बड़ा क्वेश्चन आता है निबंधात्मक जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है इसका वर्णन कीजिए। तो डायग्राम के बिना कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, आधे नंबर कट जाएंगे। तो डायग्राम बनाकर उसका वर्णन करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और किस तरह डायग्राम बनाना है वो आप समझ ले एक बार। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में एक रेखा चित्र बनाना है जिसमें आपको ये ग्राफ बनाए होंगे और ग्राफ पे आपको एक तरफ लिखना है जन्म और मृत्यु दर। जन्म व मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु दर समझ लें ध्यान से। डायग्राम लिखो x और ये y। जन्म और मृत्यु दर किस अक्ष पर रखना है? o x। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50। जन्म दर मृत्यु दर, यहाँ जन्म और मृत्यु प्रति हजार में लिखते हैं, ये प्रति हजार लिखते हैं, ठीक रहेगा, प्रति हजार। जन्म और मृत्यु दर प्रति हजार में होती है और ये 10, 20, 30, 40, 50 ये प्रति हजार में लिखे हैं मैंने। डायग्राम को आसानी से समझे, वो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा और 5 नंबर आपके पक्के। तो देखिए ग्राफीय विधि से समझाना है, डायग्राम बना के फिर इसका वर्णन करेंगे। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में जन्म और मृत्यु दर में समय के साथ बदलाव होता है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? समय। और जन्म और मृत्यु दर की 2 लाइनें चलेगी, इसमें अलग अलग समय में अलग अलग इसकी अवस्थाएं आएगी, ठीक है ना। तो जो शुरुआत में, क्योंकि मैंने बताया कि प्राचीन खेतीहर और असभ्य अशिक्षित समाज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। फिर कह रहा हूं, ध्यान से समझे बात को। प्राचीन खेतीहर असभ्य अशिक्षित समाज में जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। जन्म दर भी उच्च होगी और मृत्यु दर भी उच्च होगी। तो जन्म और मृत्यु दर के 2 रेखाएं चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जन्म दर, मान लीजिए जन्म की लाइन है और ये मृत्यु दर की लाइन है। तो ये इस तरह से कभी जन्म दर ऊपर कभी नीचे, तो दोनों साथ साथ चलेगी। यहाँ पे इतनी ऊंचाई, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, फिर लाइनों को मैं कैसे बना रहा हूँ। इस तरह से जन्म दर इस तरह से चलेगी, कभी जन्म दर ऊपर कभी है, इस तरह से। पहली अवस्था, ये आपकी पहली अवस्था होगी। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था होगी। प्रथम अवस्था, इसको प्रथम अवस्था कहेंगे। इसकी विशेषताएं क्या क्या है अभी बताऊंगा मैं, थोड़ा है समझे। जनांगीय संक्रमण की सिद्धांत की प्रथम अवस्था, जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। इस तरह से जन्म दर और मृत्यु दर की 2 लाइनें हैं। जन्म दर उच्च कितनी है? लगभग 45 प्रति हजार। लगभग, ये मैंने संख्या लिख रखी है, लगभग 45 प्रति हजार ही जन्म दर है। यानी कि प्राचीन समाज में जितने पैदा होते थे उतने ही मर जाते थे। जितने पैदा हुए, जितनी जन्म दर है उतनी मृत्यु दर है। तो बताओ वृद्धि दर क्या रहेगी? वृद्धि दर न्यून रहेगी। 100 पैदा हुए, ज्यादा पैदा हुए, लेकिन ज्यादा ही मर रहे हैं। इसलिए जो वृद्धि दर है जनसंख्या की, जनसंख्या की वृद्धि दर कब होगी? ज्यादा। जनसंख्या कब ज्यादा बढ़ेगी?
जन्म दर ज्यादा हो मृत्यु दर कम हो, दोनों के बीच का अंतर ज्यादा हो जाए तब जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। इसलिए इसलिए इस अवस्था में, इसको कहते हैं प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। यहाँ प्रथम अवस्था लिख के इसका वर्णन लिखना है। उच्च उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर, मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, मृत्यु। प्रथम अवस्था में क्या कहा, जन्म दर भी उच्च है, ये डायग्राम बता रहा है, दोनों रेखाएं बता रही है जन्म मृत्यु दर दोनों रहने उच्च है। और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। दूसरी अवस्था में ये जन्म दर की लाइन है, मैं यहाँ इस लाइन को लिख देता हूँ, ये जन्म दर की लाइन, ये जन्म दर की लाइन है। और मृत्यु दर जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। जन्म दर उच्च बनी रहेगी लेकिन मृत्यु दर घटने लग जाए, और ये दूसरी अवस्था पास में ले लेते हैं। यहाँ पर दूसरी अवस्था में आप देख रहे हैं कि ये जन्म दर की लाइन है और दूसरी लाइन ये कौन सी है, मृत्यु दर। मृत्यु दर। अब देखिए जन्म दर की लाइन अभी उच्च है, जन्म दर उच्च है। द्वितीय अवस्था में बता रहा हूं, द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर, जबकि मृत्यु दर भी उच्च है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो रही है, घटने लग गई, नीचे आ रही है। थोड़ा सा देखिए डायग्राम को समझे। जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, कम नहीं है, 40% कम नहीं है, लेकिन अब घटने लग गई। उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर, ये बिंदु अपने पॉइंट, ये वर्णनात्मक में आते हैं। तो दूसरी अवस्था में क्या हुआ, ये अपनी दूसरी अवस्था हो गई, ये हो गई दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रहेगी लेकिन मृत्यु दर क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। तीसरी अवस्था में जन्म दर घटने लगेगी। अब देखो यहाँ पर जन्म दर क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन मृत्यु दर लगभग मध्य में आ चुकी है, 20-25 हजार। तो इस तरह से जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है काफी ज्यादा हो जाता है। अवस्था आ जाती है अगली तीसरी, ये तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज। तीसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में जन्म दर घटती हुई लिखेंगे, जन्म दर घटती हुई या गिरती हुई, जबकि मृत्यु दर, तीसरी अवस्था है, जबकि मृत्यु दर क्या हो गई, मध्यम हो गई, जबकि मृत्यु दर मध्यम है, मृत्यु दर मध्यम है। देखिए इसको समझे आप, मैं इसी का वर्णन कर रहा हूं, अगर ये डायग्राम ढंग से समझ में आ जाएगा तो वर्णन आराम से हो जाएगा। तीसरी अवस्था, पहली अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर। दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था में जन्म दर उच्च है लेकिन मृत्यु दर क्या होने लग गई, घटने लग गई। जन्म दर उच्च है, उच्च जन्म दर है और घटती मृत्यु दर। तीसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में जन्म दर घटने लग गई लेकिन मृत्यु दर बहुत ज्यादा गिर गई। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चिकित्सा सुविधाएं आ रही है, और चिकित्सा सुविधाएं आएगी तो जन्म दर लगभग एकदम कम नहीं होगी, जन्म दर उतनी स्पीड से कम नहीं होगी जितनी की मृत्यु दर कम होगी, क्योंकि चिकित्सा सुविधा आने से बीमारियों पर कंट्रोल हो जाता है और लोग बाग मरने पर कंट्रोल कर लेते हैं। इलाज के कारण जो है सुख सुविधाएं बढ़ जाती है और मृत्यु दर पर एकदम पहले कंट्रोल किस पे होता है, मृत्यु दर पर। फिर बाद में जब जनसंख्या बढ़ती है तो देखो जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर सबसे ज्यादा यहाँ दिख रहा है,
जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में सबसे ज्यादा अंतर हो जाएगा तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, मैं क्या कह रहा हूँ, जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, सर्वाधिक वृद्धि दर तीसरी अवस्था में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक सर्वाधिक वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर क्यों होगी? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए जन्म दर 100 है और मृत्यु दर 50 है, तो वृद्धि दर कितनी है? 100 माइनस 50 बराबर कितनी हो जाएगी? 50। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जितना ज्यादा अंतर होगा, वृद्धि दर उतनी ही अधिक होगी। इस तरह से तीसरी अवस्था में जन्म दर घटती हुई जबकि मृत्यु दर मध्यम, और इस अवस्था में सर्वाधिक वृद्धि दर अंकित की जाती है। वर्तमान में हमारा देश भारत इसी अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था में। फिर आगे बढ़ेंगे और चौथी अवस्था में, क्योंकि इसमें 5 अवस्थाएं बताऊंगा मैं आपको, वर्तमान में 5 अवस्थाएं सिद्धांत में पढ़ी जाती है, जबकि आपके एनसीईआरटी की किताब में 3 ही अवस्थाएं दे रखी है। तो इसको आप थोड़ा सा मैं नोट्स मिटा देता हूं, मैं बाद में वर्णन बता दूंगा इसका। आगे थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। चौथी अवस्था में जन्म दर मध्यम हो जाती है जबकि मृत्यु दर निम्न हो जाती है, और 5वीं अवस्था में दोनों आपस समान हो जाते हैं। ये चौथी अवस्था है, तो ये है आपकी 5वीं अवस्था। ध्यान, चतुर्थ अवस्था में क्या हो रहा है? चौथी अवस्था में देखता हूं, जन्म दर क्या हो गई? चतुर्थ अवस्था है, जन्म दर क्या है? मध्यम दर। जन्म दर क्या लिखेंगे इसमें? मध्यम। जबकि मृत्यु दर क्या हो गई? मृत्यु दर निम्न हो जाएगी, मृत्यु दर निम्न हो जाएगी। चतुर्थ अवस्था जन्म दर मध्यम के बीच में अभी लगभग 25 के आसपास, यानी मध्यम जन्म दर कहेंगे, और मृत्यु दर अति निम्न निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। जबकि 5वीं अवस्था में आप देख रहे हैं ये वाली अवस्था, और ये 5वीं अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों ही निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं, वापस लाइनें बराबर। ये अति विकसित अर्थव्यवस्थाएं जब होगी, जब जैसे रूस, जापान, ब्रिटेन और यूरोप के अधिकांश देश इस अवस्था में, इस अवस्था में निम्न ही होगी, निम्न जन्म दर तथा निम्न ही मृत्यु दर। 5वीं अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। निम्न ही तो जन्म दर होगी, निचले स्तर पर देखो यहां से स्टार्ट हुई थी लाइनें और नीचे आ गई, हुआ कि नहीं हुआ? 5वीं अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न ही पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं। पैदा कम होना और मरना कम, दोनों बातें अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, और ये अति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है। ये कैसी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की यह विशेषता है। जैसे आता है इसमें रूस, जापान, जर्मनी, ये यूरोप के अधिकांश देश इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में। अब देखिए प्रथम अवस्था, फिर कह रहा हूं मैं एक बार और समझने इस डायग्राम को। अगर जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का अगर प्रश्न आ जाए तो बिना डायग्राम के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो डायग्राम क्या है? OX और OY तो अक्ष है। OY अक्ष पर जन्म और मृत्यु दर प्रति 1000 में लिखनी है, जबकि OY अक्ष पर समय के साथ साथ जो बदलाव हो रहे हैं जन्म और मृत्यु दर में वो बताना है। ठीक है, प्रथम अवस्था मैंने इसकी बताई है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? दोनों ही उच्च है। इस अवस्था में जो प्राचीन पिछड़े हुए देश जो है इस कैटेगरी में आते हैं। वर्तमान में भी है ऐसे देश। कौन से देश है इसमें? कांगो है, सूडान है और घाना है। ये सब अफ्रीका के देश हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में अति पिछड़े देश हैं जो इस अवस्था में आज भी पड़े हैं, जहां बहुत ही ज्यादा तो जन्म दर है और बहुत ही उच्च मृत्यु दर है। फिर आती है दूसरी अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर थोड़ा सा, जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाता है, और इस अवस्था में आता है अंगोला, ये भी अफ्रीका का देश है। इसके बाद आता है रोडेशिया,
रोडेशिया, ये भी अफ्रीका का देश है। और तीसरा आता है सोमालिया, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप में थोड़े से इससे अच्छी कैटेगरी के देश है, जिसमें जन्म दर तो उच्च है, जन्म दर नहीं गिरी है, लेकिन मृत्यु दर गिरना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी चिकित्सा सुविधाएं आ जाती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर भी गिरने लगती है और मृत्यु दर इतनी गिर जाती है कि मध्यम अवस्था तक पहुंच जाती है। इसमें आता है हमारा प्यारा भारत। दूसरा आता है इसमें श्रीलंका। तीसरा आता है इसमें जमैका, क्यूबा अमेरिकन देश है, कैरिबियन कंट्रीज में आता है क्यूबा। भारत, श्रीलंका, क्यूबा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भारत के पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस तीसरी अवस्था में आती है। चौथी अवस्था में क्या बताया मैंने, जन्म दर मध्यम स्तर पर आ चुकी है। चौथी अवस्था में जन्म दर क्या है, मध्यम लेवल, जबकि मृत्यु दर क्या है, निम्न स्तर पर। मृत्यु दर क्या हो गई, निम्न हो गई, ठीक है। और इसमें जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इसमें आएगा। इस तरह से ये चौथी अवस्था हो गई। और अंतिम अवस्था है पांचवी, जिसमें क्या होता है, पांचवी अवस्था में जो है जन्म दर और मृत्यु की, यहाँ पर शिक्षा, मैंने कहा जनांगी के संक्रमण है क्या, वापस लैंग्वेज परिभाषा पे आए कि अशिक्षित खेतीहर असभ्य समाज से विकसित सभ्य ग्रामीण नगरीय समाज की ओर उन्मुख हो रही अर्थव्यवस्था है। पांचवी अवस्था तक आते आते अति विकसित अर्थव्यवस्थाएं हो जाती है, लोग समझदार हो जाते हैं, जन्म दर पर कंट्रोल कर लेते हैं और उतना ही मृत्यु दर पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। और जन्म दर और मृत्यु दर निम्न हो जाएगी तो ऐसे देशों के उदाहरण मिलेंगे आपको। रूस, मैं लिख देता हूं नीचे, रूस। दूसरा है जापान, इसके अलावा जर्मनी, और यूरोप के जो अधिकांश देश है ब्रिटेन वगैरह, वो इसी में आएंगे पांचवी अवस्था। तो इस तरह से डायग्राम जो है ये बताता है कि समय के साथ साथ जनसंख्या का संक्रमण किस तरह से होता है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में फिर बता रहा हूं मैं, OX पर आपको जन्म और मृत्यु दर लिखनी है, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, और OX पर समय के साथ जो बदलाव आता है वो लिखना है। अगर आपको डायग्राम थोड़ा समझ में आ रहा हो, दिख रहा हो, तो आप एक बार नोट कर लें इसको अच्छी तरह से, है ना। अभी कॉपी पे जल्दी जल्दी उतार लें और मैं एक एक अवस्थाओं का वर्णन आपको लिखवाऊंगा और आपको लिखना है, 100% लिखना है कॉपी पे लेकर। और इसका ये क्वेश्चन आपको आ जाए कहीं परीक्षा में तो इसके नंबर कहीं भी नहीं कटने चाहिए। तो इस तरह से ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा है तो आराम से इसको जल्दी से बना लें। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का डायग्राम है और बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन में नंबर नहीं लिखते हैं। आपकी किताब में कंफ्यूज ना हो, आपकी किताब में 1, 2 और 3 ही अवस्थाएं दे रखी है, चौथी और पांचवी अवस्थाएं इस सिद्धांत की वर्तमान में जुड़ी हुई है। तो इस सिद्धांत को आप क्लियर याद करें, पूरा याद करें, अच्छी तरह याद करें। 5 अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। आपकी किताब में देखोगे, याद करोगे तो 3 अवस्थाएं मिलेगी आपको। यहाँ 5 अवस्थाएं बताइए, कंफ्यूज ना हो। 5 अवस्थाओं में कौन कौन से देश आते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर की प्रवृत्तियां कैसी कैसी होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। डायग्राम बना लें एक बार और मैं इसका वर्णन आपको फिलहाल लिखवा देता हूँ। 5 अवस्थाओं में क्या क्या होता है, प्रथम अवस्था में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है, चतुर्थ में क्या होता है, पंचम में क्या होता है। 5 मिनट में आप इस डायग्राम को जल्दी से बना लें। बना रहे डायग्राम, बना लो, जल्दी बना लो, मैं देख लेता हूँ तब तक लाइव कितने हैं। मुद्दे कुमारी, संजू गहलोत, अनीता गांधी, ज्योति गांधी, ऋषिका, नंबर जू, गीता और है लड़के। और अगर आप इस तरह से लाइव नहीं आएंगे तो मैं कॉन्टेक्ट करूंगा घर वालों से, हो सकता है बात करनी पड़े, फिर आप कहेंगे कि हमारी शिकायत की जा रही है।
क्योंकि अगर आप लाइव आके क्लास नहीं देखेंगे तो फिर ये किसके लिए चला रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आप बना लें एक बार। ठीक है ना, तो जो लाइव नहीं आ रहे हैं करीब करीब 13-14 लड़के हैं, उसमें से 7 ही दिख रहे हैं मुझे फिलहाल। तो लाइव नहीं आएंगे तो फिर मैं हो सकता है आज ही कांटेक्ट करूंगा वालों से। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में डायग्राम मैंने आपको बना के बता दिया है। अब मैं आपको 5 अवस्थाओं का वर्णन बताने जा रहा हूँ। डायग्राम को आप जल्दी से बना ले रफली, फिर आपको अच्छा बढ़िया सा बात बना लेना। पहली अवस्था में देश आते हैं कांगो, सूडान, गाना। दूसरी अवस्था में देश आते हैं अंगोला, अंगोल लिखा हुआ अंगोला है, अंगोला, अंगोला, रोडेशिया, सोमालिया। तीसरी अवस्था में आते हैं भारत, श्रीलंका, क्यूबा। चौथी अवस्था में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पांचवी अवस्था में आते हैं रूस, जापान और जर्मनी। ठीक है, अब मिटा देता हूं मैं। अब मैं सिद्धांत की पांचों अवस्थाएं वर्णनात्मक रूप से एक एक करके बता रहा हूँ। इस सिद्धांत की जो प्रथम अवस्था है, नंबर 1, प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में फिर आपको बिंदु बनाने हैं। नंबर 1 बिंदु आपका रहेगा, या फिर आप इस तरह से स्टार डाल के बना लें। प्रथम अवस्था में क्या देखा अभी हमने, उच्च जन्म दर तथा उच्च ही क्या है, मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये पहली विशेषता है प्रथम अवस्था। दूसरी विशेषता क्या है, ये कैसा समाज है, ये प्राचीन समाज है, ये खेतीहर समाज है, ये अशिक्षित समाज है, अशिक्षित समाज है, और ये ग्रामीण समाज। प्रथम अवस्था की विशेषता बताओ। नेक्स्ट देखो, यहां से निकलते हैं अगली अवस्था। मैंने कहा जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। जितने जन्म हो रहे हैं उतनी ही मृत्यु दर हो रही है, जन्म और उतनी ही मृत्यु। बताओ वृद्धि क्या होगी, वृद्धि क्या होगी, जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर निम्न उच्च है, तो निम्न वृद्धि दर। वृद्धि दर क्या रहेगी, वृद्धि दर इस अवस्था में वृद्धि दर क्या रहेगी, निम्न रहेगी, वृद्धि दर निम्न। उदाहरण इसके लिख देने हैं, ये पॉइंट ये बन जाएगा। इसमें जो कौन कौन से देश आते हैं अभी मैंने बताया है, कांगो, घाना, कांगो, घाना, सूडान, ये अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के आदि देश इसमें आते हैं। 4 पॉइंट बहुत है। प्रथम अवस्था और इस तरह आपको मैटर किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ नोट करते जाएं। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप नोट बना के लिखते रहें। दूसरी अवस्था मैंने बताया था जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में पहली बात क्या है, जन्म दर उच्च रहेगी, जन्म दर उच्च और मृत्यु दर क्या रहेगी, घटती हुई, मृत्यु दर घटती हुई रहेगी। ठीक है ना। पहला बिंदु दूसरी अवस्था का उच्च जन्म दर है, जबकि मृत्यु दर क्या रहेगी, घटती हुई रहेगी।
और समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा है, वृद्धि दर बढ़ने लगेगी। अब देखो जन्म दर और मृत्यु दर का गैप जो है मैंने आपको डायग्राम में बताया था, दोनों लाइनों का अंतर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब अंतर बढ़ेगा तो वृद्धि दर जो है धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, इस अवस्था में जनसंख्या की जनसंख्या की जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। और इस अवस्था में जो देश है वो आप उदाहरण में लिखते हैं। तीसरा इसमें आता है सोमालिया, इसमें आता है अंगोला, रोडेशिया और तीसरा सोमालिया। ये भी अफ्रीकी देश है लेकिन इस अवस्था से थोड़ी सी अच्छी अवस्था में। अंगोला, रोडेशिया और सोमालिया अफ्रीका देश है, अफ्रीका की कंट्री है। अभी मैंने आपको इस सिद्धांत की दो अवस्थाएं बताई है, नोट कर रहे होंगे, लिख कर रहे हो तो जल्दी से करने में बिठा रहा हूँ पहली अवस्था को वापस। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है रिकॉर्डिंग मोड पे डाल रखे हैं और अगर आप इसमें आप बार नोट कर भी नहीं सको, टाइम भी बचे, कुछ रह जाए छूट जाए तो आप बाद में भी इनको देखते होंगे, देखकर आराम से इनको कर लें। तीसरी अवस्था में क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं बचता है, तीसरी अवस्था जो मैंने आपको बताई है तृतीय अवस्था, जनांगी के संगम सिद्धांत की तृतीय अवस्था। अब तृतीय अवस्था में क्या होता है, नंबर एक बात कि अब यहाँ पर तृतीय अवस्था में क्या जन्म दर उच्च थी और मृत्यु दर घटती हुई थी, यहाँ पर जन्म दर घटती हुई रहेगी। जन्म दर क्या रहेगी, घटती हुई, जबकि जबकि मृत्यु दर कहाँ आ जाएगी, मध्यम आ जाएगी, मध्यम स्तर, ज्यादा न कम। तीसरी अवस्था की प्रथम विशेषता बताई मैंने, जन्म दर घटती हुई जबकि मृत्यु दर मध्यम रहेगी। जबकि दूसरी बात इसमें आएगी क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर को जनांगीय संक्रमण का जो चित्र बताया था मैंने डायग्राम, उसमें देखना आप ध्यान से। तीसरी अवस्था में दोनों लाइनों का जो गैप है, तीसरी अवस्था में जो दोनों लाइनों का अंतर है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। और जब जन्म और मृत्यु का जब अंतर ज्यादा हो जाता है तो सर्वाधिक वृद्धि दर इस अवस्था में देखने को मिलती है। जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर इस अवस्था में, इस अवस्था में होती है। दूसरी विशेषता होगी, ठीक है, जनांगी के संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था की अगली विशेषताओं में हम देखेंगे कि इस अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं। इस अवस्था में आता है एक तो हमारा भारत, इसके अलावा लिख सकते हैं हम क्यूबा, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देश इसमें आते हैं। और जनांगी के संक्रमण सिद्धांत की आ गई कौन सी अवस्था, चतुर्थ अवस्था। और चतुर्थ अवस्था में समाज और विकसित हो जाता है और समझदार हो जाता है और धीरे धीरे जन्म दर और मृत्यु दर वापस और कम होती है। तो यहाँ पर तृतीय अवस्था के लिए आगे बढ़ेंगे, जन्म दर यहाँ घटती हुई थी, अब जन्म दर क्या हो जाएगी, जन्म दर क्या हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। जन्म दर क्या हो गई, मध्यम हो जाएगी और मृत्यु दर, मृत्यु दर क्या हो जाएगी, यहाँ मृत्यु दर मध्यम थी, यहाँ मृत्यु दर निम्न हो जाएगी, मृत्यु दर निम्न हो जाएगी। ठीक है, और जन्म और मृत्यु दर के अंतर का थोड़ा सा जो गैप है वो कम हो जाएगा। और इस अवस्था में जो देश है वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया,
ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन अति विकसित नहीं कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, एक तरह के अमेरिका, इस तरह से ये देश इसमें आते हैं चतुर्थ अवस्था में। और अगली अवस्था है पांचवी अवस्था, जनांगी के संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था पांचवी अवस्था है। और इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि वर्तमान में अति विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो है वो इस अवस्था से गुजर रही है, पांचवी अवस्था से। तो पांचवी अवस्था में यह है पंचम अवस्था, और पंचम अवस्था में सबसे पहला बिंदु रहेगा निम्न ही तो निम्न जन्म दर तथा निम्न ही क्या रहेगी, मृत्यु दर। पहली बात, पांचवी अवस्था की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो गई, डायग्राम में दिखाया मैंने, लाइनें की लास्ट में नीचे गिर गई है और नीचे जाके वापस मिल जाती है। तो जन्म दर निम्न और मृत्यु दर भी निम्न। जब जन्म दर कम हो गई, मृत्यु दर भी कम हो गई, यानी कि पैदा भी कम हो रहे, मर भी कम रहे हैं, तो वृद्धि दर भी क्या रहेगी, वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर भी निम्न ही रहेगी, वृद्धि दर भी निम्न रहेगी। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर जो है बहुत कम हो जाता है, लाइनें वापस आपस में मिल जाती है। और इसमें जो देश आते हैं वो है रूस, जापान और जर्मनी तथा यूरोप के अधिकांश देश इसमें आते हैं। ब्रिटेन वगैरह इसमें लिख सकते हैं, ब्रिटेन आदि अति विकसित देश जो है इसमें आते हैं। ये जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं। मैंने अर्थ से लेकर और सिद्धांत के प्रतिपादन से लेकर और इसके डायग्राम से लेकर और 5 अवस्थाओं का वर्णन मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। इसी तरह आपको परीक्षा में लिखेंगे और इस तरह से लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और घास नहीं काटनी है, किताब में देखोगे आपको घास काटी हुई मिलेगी, ढंग से नहीं दे रखा है। इस वीडियो को आप रिवाइज कर करके 2-3 बार देख ले। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दिन इसका क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। तो इस सिद्धांत का डायग्राम और रेखा चित्र बनाकर मैंने आपको बातों बताते हैं। भारत इस सिद्धांत की कौन सी अवस्था में, कई बार पूछ लिया जाता है भारत इस सिद्धांत की कौन सी अवस्था में है, तो मैंने आपको बताया अभी तीसरी अवस्था में। वर्तमान में भारत कौन सी अवस्था में है, तीसरी अवस्था में। ठीक है, इसके बाद इस पार्ट में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के जो है उपाय पूछे हैं, थोड़ा सा 4-5 बिंदु इसमें है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी लगेगी अभी उसमें चर्चा कर लेंगे, अभी टाइम नहीं बचा है, काफी टाइम हो चुका है। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।